फिजिकल एक्टिविटी जो है बच्चों में वो कितनी इंपॉर्टेंट है? जैसे आपने कहा था कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक की धूप इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो लॉन्ग टर्म में ब्रेन की, मसल्स की, बोन्स की, हर तरह की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। एक तो ऑलरेडी जो हमने हाइजीन हाइपोथेसिस की पहले बात की कि मड का, डस्ट का, डाइट का एक्सपोजर भी ज़रूरी है, तो एक तो उसमें ज़रूरी है। दूसरा, प्लेइंग टुगेदर, बेबीज प्लेइंग टुगेदर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन साइकोलॉजिकल हेल्थ एज वेल। बच्चों की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसमें भी बच्चों का इकट्ठे रहना, बच्चों का लैंग्वेज जो है वो मॉडिफाई होती है, बच्चे लैंग्वेज लर्न करते हैं, बच्चों की स्पीकिंग जो है वो बेहतर होती है, बच्चों की हियरिंग बेहतर होती है, एक दूसरे से घुलने मिलने से, प्लेइंग टुगेदर से। तो खेलने का टाइम, आउटडोर एक्टिविटी वो लाजमी बच्चों की इंगेज होनी चाहिए। इसके जो टाइम ड्यूरेशन है वो बच्चों के एज के अकॉर्डिंगली है, लेकिन प्लेइंग का टाइम लाजमी निकालना चाहिए। अच्छा, वेस्ट में तो बच्चों में जो हैं थोड़े टीन एज के करीब होते हैं या फिर उससे पीछे भी, उनमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, और अगर है तो फिर इसको किस तरह टैकल किया जाता है? जो है जैसे बीइंग अ पीडियाट्रिशियन हमारे पास एक एज ग्रुप आता है जिसको एडोलेसेंट एज ग्रुप कहते हैं। एडोलेसेंट एज ग्रुप है 12 ईयर्स से 18 ईयर्स तक। इसमें बेसिकली ये अर्ली एडोलेसेंट एज ग्रुप है, फिर 18 से 21 जो है वो लेट एडोलेसेंट एज ग्रुप है। इस एज ग्रुप में एंग्जाइटी के और डिप्रेसिव इलनेस के सिग्निफिकेंट केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गया। साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में वो अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ऑन दी राइज हैं। उसकी इस वजह से ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिकल हेल्थ को कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। क्योंकि फिजिकल हेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ को कोई इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे, क्योंकि अवेयरनेस भी नहीं है तो लोग कंसिडर भी नहीं करते। लेकिन इन बच्चों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रिपोर्ट हो रही है। एंग्जाइटी के साथ बच्चों में एंग्जाइटी रिपोर्ट हो रही है। जो बच्चियाँ हैं उनमें ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। ईटिंग डिसऑर्डर में वेट कॉन्शियसनेस, मतलब कुछ साइकोलॉजिकल इलनेसेस होती हैं जो इसी एज ग्रुप में ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। मतलब बच्चियों को अपना वेट जो है कभी कम लग रहा होता है, कभी ज़्यादा लग रहा होता है, वो ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर लेते हैं। फिर इसमें ख़ास किस्म की बीमारियां आती हैं जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। फिर बिंज ईटिंग आती है। कुछ बच्चियां क्या करती हैं, कुछ दिन वो बहुत ज़्यादा खाती हैं, फिर कुछ दिनों में वो बिल्कुल डाइट के पैटर्न पर चली जाती हैं। तो ये साइकोलॉजिकल तीनों तरह की इलनेस बहुत रिपोर्ट हो रही हैं। अब एंग्जाइटी भी हो रही है, डिप्रेशन भी हो रही है, ईटिंग हैबिट्स भी हो रही है। आपने टैकल करने की बात की। साइकोलॉजिकल कंडीशंस में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो एजुकेशन होती है। आप कैसे हेल्थ की अवेयरनेस दे सकते हैं, आप उनको कैसे इस बात पे पहले तो कन्विंस करना पड़ता है ना कि ये बहरहाल एक बीमारी है। वो इस चीज़ को, साइकोलॉजिकल बीमारियों को वो बीमारी ही नहीं समझ रहे होते। साइकोलॉजिकल ना पेरेंट्स समझ रहे होते हैं उस चीज़ को, और ना बच्चे खुद ही इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। मतलब उनको अब एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, वो कैसे प्रेजेंट करेगा? वो प्रेजेंट करेगा नींद उड़ जाएगी, आएगी नहीं नींद, ओवर थिंकिंग का सर्कल चलता रहेगा। एंग्जाइटी हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में एंग्जाइटी होगी। एग्जाम की एंग्जाइटी है, पीयर प्रेशर है, ग्रुप का प्रेशर है, मतलब इवन अर्ली जो एजेस हैं 18-21 उसमें रिलेशनशिप का प्रेशर है। बहुत ज़्यादा प्रेशर्स डिवेल्प हो जाते हैं बच्चों में। तो बच्चे इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। डाइट नहीं रहती, खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती, नींद जो है वो नहीं आती। फिर जो है ओवर द काउंटर मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे देखे हैं जो एंग्जाइटी के मेडिसिन ले रहे होते हैं। किसी दूसरा कोई ले रहा था, किसी का पेरेंट्स ले रहा था, उसने बताया कि मेरे वालिद लेते हैं, मेरी वालदा लेती है, तो आप भी स्टार्ट कर दें। उससे ले रहे हैं, उनके इतने सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो एजुकेशन और इसको आइडेंटिफाई करना है। इसको बहरहाल एक बीमारी समझना है कि आप ये एक बीमारी है। दूसरी चीज़ जो पेरेंट्स को मैं अक्सर कहता हूँ, बच्चों से अननेसेसरी एकेडमिक प्रेशर को कम करें। बच्चे आजकल रैट रेस में लगे हुए हैं, एक दूसरे के पीछे भागते जा रहे हैं। उनसे एकेडमी का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, पीयर प्रेशर, मतलब एग्ज़ाम की स्ट्रेस है, नंबर कम है, नंबर ज़्यादा है, आगे क्या बनेगा। वो बच्चे इतनी स्ट्रेस लेते हैं कि उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों अफेक्ट हो जाती हैं। तो अपने बच्चे को वेंट का थोड़ा सा टाइम दें, को वेंटिंग आउट करने दें। अगर किसी दिन वो एक ब्रेक लेता है तो उसको प्रॉपर ब्रेक लेने दें। साइकोलॉजिकल हेल्थ का हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आजकल अक्सर बच्चे मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जो बीमार होते हैं फिर 2-2 3-3 हफ्ते बीमारी से ठीक ही नहीं होते, क्योंकि उनको बैक एंड पे प्रेशर चल रहा होता है। तो वो प्रेशर इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करता जाता है। तो सब इसमें साइकोलॉजिकल हेल्थ मेडिसिन से ठीक नहीं होती।
ये इन्हीं दो चीज़ों से, पहले प्रॉब्लम्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर उस आइडेंटिफिकेशन के बाद उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करना है, और लास्ट में फिर साइकोथेरेपी आती है। उसमें टॉक थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है, हमारे साइकोलॉजिस्ट, हमारे साइकेट्रिस्ट जो हैं वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन के साथ फिर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बन जाती है इसमें। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट अपनी इनपुट देता है, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट अपनी इनपुट दे के फिर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो वैसे इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इस तरह कोई साइकोथेरेपी या फिर इस तरह का कुछ किया जाए। हाँ, आई थिंक बहुत कम पेरेंट्स होंगे जो कि अपने बच्चों को डॉक्टर्स के पास इस मकसद के लिए लेके जाएं। हाँ जी, क्योंकि इस मकसद के लिए, हाँ ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये चीज़ हम तब आइडेंटिफाई करते हैं कि जब विज़िट पेरेंट्स का किसी और चीज़ के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्ची को लाया गया, बच्ची की एज थी 16 ईयर्स। तो बच्ची को पिछले को 3 हफ्ते से कंटिन्यूस फीवर था और कफ थी। मतलब उन्होंने घर में ही ना कुछ अपने तौर पे टोटके किए, कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ की, लेकिन वो बच्ची इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो मैंने थोड़ा सा प्रोब किया इस हवाले से कि मतलब क्या ऐसा इशू है जो चल रहा है, ठीक है। तो पता चला जी कि बच्ची के जी नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होने वाले हैं और बच्ची के ना नींद प्रॉपर नहीं है। वो दिन रात थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा के पढ़ने की कोशिश कर रही है। उससे क्या हो रहा है कि उसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो रेस्ट ही नहीं कर पा रहा, उसकी स्लीप भी प्रॉपर नहीं है, उसके डाइट भी प्रॉपर नहीं है। अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो उस डाइट को उसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं, चूँकि बच्ची बीमार है तो वो खाती नहीं है। अब उस बच्ची बेचारी को प्रॉबेबली पीछे की एंग्जाइटी है कि जी मेरे फ़लाँ टाइम पे कम थे, और पेरेंट्स जो है ना वो मेरे सामने भी उसको कह रहे थे कि सर फ़लाँ में कम है, फ़लाँ में कम है। तो मैंने उनको कहा कि आप बच्ची पाल रहे हैं या मशीन पाल रहे हैं कि जिसको इतने ज़्यादा आप रेंज में लेके जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें आइडेंटिफाई होती है ना, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग्स में आइडेंटिफाई हो जाती हैं, वरना कोई भी ना, तो क्योंकि बच्चों को तो खुद अवेयरनेस नहीं है और पेरेंट्स इस चीज़ को कोई बीमारी नहीं समझते। लेकिन साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल में इसका ऑन द राइज इस वजह से भी है क्योंकि बच्चे जो है ना वो वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। मोबाइल के ज़रिए, टैब के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए वो वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। तो जब वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं तो वर्ल्ड वाली सारी चीज़ें अब हमारी जनरेशन में भी नज़र आना शुरू हो गई। ओके, अच्छा ADHD और टेंट्रम्स हैं, इनसे कोप करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? देखें, जो ADHD है ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हम कहते हैं। ये तो बेसिकली एक बीमारी है। जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है ना, इसको ये देखें, ये भी एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है कि जिसको पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अर्ली फेज पे। हमारे यहाँ पे कोई बच्चा अगर ADHD का हो ना, ये जिसमें कोई रिस्क फैक्टर हमें लग रहा हो कि बच्चा ADHD वाला है, तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये थोड़ा सा ओवर एक्टिव है, ठीक है। अब वो जो ओवर एक्टिविटी है ना वो बेसिकली बीमारी की कैटेगरी में एंटर हो जाती है, लेकिन पेरेंट्स उसको ओवर एक्टिव समझ रहे होते हैं, लाड प्यार समझ रहे हैं जी, हमारा बच्चा बड़ा लाडला है जी, हमारा बच्चा अकेला ही है जी, तो इस वजह से बड़ा लाडला है जी। वो जो लाडलापन है ना वो बहरहाल बीमारी की कैटेगरी में एंटर हो जाता है। ADHD में क्या होता है कि जो बच्चे हैं ना वो आपकी कोई बात नहीं सुनते। बच्चे तो वैसे किसी की भी नहीं सुनते, लेकिन जो ये वाले बच्चे होते हैं ना, ये तो किसी की कोई बात में, और उन ये नहीं है कि वो वॉलंटरली ऐसे कर रहे होते हैं, उनमें बीमारी का एलिमेंट ऐसा है कि उनमें अटेंशन वैसे ही डेफिसिट है, जैसे कि नाम से जाहिर है ना अटेंशन डेफिसिट है। तो बच्चे अटेंशन दे ही नहीं पाते। 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड से ज़्यादा वो ना कंसंट्रेट नहीं कर पाते इसमें। तो टीचर्स की तरफ से भी पेरेंट्स को अक्सर बेशतर कंप्लेंट आती है और कि जी बच्चा आपका वो करता नहीं है, और इसमें बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, वो एक जगह पे बैठ नहीं सकते, वो भागते दौड़ते रहते हैं, उनका मतलब इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो पेरेंट्स जो है उनको हाइपर एक्टिव समझ रहे होते हैं, और बच्चों में ADHD होता है। और जो टेंट्रम्स हैं, टेंट्रम्स जो है ना उसका एज ग्रुप और है। ADHD आमतौर पे 5 से 7 साल पे जाके थोड़ा सा प्रॉबेबल वाजे होता है, हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसको डायग्नोज कर सकते हैं। जो टेंट्रम्स है, टेंट्रम्स का एज ग्रुप 1 से 3 साल है, ये टॉडलर ग्रुप में आता है, जो 1 से 3 साल का ग्रुप है ना। अब जो टेंट्रम्स है, टेंट्रम्स में बच्चा जो है ना वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा होता है। अब उसको कोई और तरीका नहीं है कि वो कैसे एक्सप्रेस करे, क्योंकि वो कंटिन्यूसली लर्निंग फेज में है, अभी तो वो लर्न कर रहा है कि उसके इमोशंस क्या हैं। वो इमोशन को खुद भी नहीं समझ पाता कि उसकी फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या हैं। तो वो क्या करता है कि वो इन इमोशंस को अग्रेसिवनेस के साथ करता है, बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग करते हैं, रोते हैं, ज़िद करते हैं, चीज़ों को पटकने की कोशिश करते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं, खुद को मारने की कोशिश करते हैं। ये टेंट्रम्स होते हैं। टेंट्रम्स को कवर करने का तरीका ये होता है कि मदर्स हैं या जो भी केयर गिवर है उसकी इम्पल्स को आइडेंटिफाई करें।
कि बच्चा इस वक्त किस इमोशंस से या फीलिंग से गुजर रहा है और उसकी इम्पल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, बच्चा सोया हुआ है, कोई भी लाउड नॉइज़ हुई है, बच्चा जो है उससे डर भी गया है, ओवर स्टिमुलेट हो गया है, अब उसने क्राइंग स्टार्ट कर दी है, ये भी उसका टेंट्रम बन जाता है। तो जो लाउड स्टिमुलस है, जैसे कि लाइट है, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है या फिर बहुत ज़्यादा लाउड साउंड है, वो वाली चीज़, बाज़ दफ़ा छोटे बच्चे बड़े बहन भाइयों के साथ खेल रहे होते हैं, किसी ख़ास खिलौने पे या टॉय पे उनकी लड़ाई हो जाती है। अब वो जो बड़े बच्चे हैं वो समझदार हैं, छोटे बच्चे इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते, वो टेंट्रम पे चले जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे को ओवर स्टिमुलेशन से बचाना है। किसी भी टेंट्रम को होने से पहले उसके ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे को किस ट्रिगर, कौन सा ट्रिगर ऐसा है कि जो बच्चे को टेंट्रम पे उकता सकता है। बाज़ दफ़ा बच्चे को दूध लेट मिलता है या प्रोवाइड प्रॉपर नहीं किया जा सकता, या वो खाने की चीज़ लेट मिलती है, वो टेंट्रम पे चले जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं जिनको बिफोर हैंड रेक्टिफाई किया जा सकता है। दूसरा, टेंट्रम के बारे में एक और बात मैं करूँगा कि टेंट्रम इज़ एब्सोल्यूटली नॉर्मल। टेंट्रम्स आर पार्ट ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंटल ग्रोथ ऑफ द बेबी। तो इनको कोप करना है, इसमें बच्चे को एडजस्ट करना है। टेंट्रम में हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी एडवाइस करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये होती है कि अगर आपका एक बच्चा है, वो खिलौना किसी बच्चे ने छीन लिया है लेकिन वो अपने इमोशन को प्रोसेस कर गया है, वो टेंट्रम में नहीं गया, तो आप उसको जाके शाबाश दे सकते हैं। पेरेंट्स जो है कि आपने ये वाला चीज़ थी, आपने बहुत अच्छा किया, आप उसको कोई गिफ्ट देते हैं कुछ भी, ये चीज़ बच्चों में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट करती है कि जी मैंने इस चीज़ को कवर किया, मैनेज किया, तो मुझे मेरे वालिदैन की तरफ से अप्रिशिएशन मिली। तो बच्चे इस चीज़ को, हैबिट को डेवलप करते हैं। ADHD जो है, ADHD का ट्रीटमेंट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। ADHD एक दिन में ठीक नहीं हो सकता। ADHD में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में चाइल्ड स्पेशलिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर अलॉन्ग विद द पेरेंट्स, ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनती है जो कि ADHD वाले बच्चे के ट्रीटमेंट प्लान को डिज़ाइन करते हैं। उसमें कुछ मेडिसिन आती है, कुछ बिहेवियरल थेरेपी आती है, कुछ स्टिमुलेशन की थेरेपी आती है, उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे रिकवर करते हैं। ठीक है, अब ऑडियंस को कोई एडवाइस देंगे? देखिए, ऑडियंस को मेरी एडवाइस जो है वो 2-3 पॉइंट्स हैं जो को मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को। उसमें यह है कि एक तो आपके बच्चे जो हैं वो आपका सरमाया है, हमारी कौम का मुस्तकबिल है। अपने बच्चों की सेहत को कभी भी लाइट ना लें। सेहत को तो किसी सूरत में किसी को भी लाइट नहीं लेना चाहिए, लेकिन बच्चों के मामले में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। देखें, जो छोटे बच्चे हैं ना, उनकी जो भी अद्वियात हैं, चाहे वो बुखार की हैं, चाहे वो खांसी की हैं, चाहे वो नज़ले की हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक हैं, वो उनके वज़न के हिसाब से होती हैं कि बच्चे का कितना वेट है, कितने केजी वेट है, उस हिसाब से उसकी मेडिसिन है। ये चीज़ एक ट्रेंड फिजिशियन जो है ना, वो बेहतर गाइड कर सकता है किस बच्चे को किस कंडीशन में कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। ये ट्रेंड फिजिशियन जो है वो आपको गाइड कर सकता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की स्टडी की हुई है, उन्होंने इस चीज़ में बच्चों को ट्रीट किया हुआ है। तो खुदारा अपने बच्चों की सेहत से इस तरह खिलवाड़ ना करें। आप मेडिकल स्टोर से जाके एंटीबायोटिक या कुछ इस तरह की अद्वियात ना लिया करें, या कोई भी अनट्रेंड बंदा जिसको सेहत की इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके हाथ में अपने बच्चे की सेहत ना दें। आप अपने बच्चों की सेहत को प्रायोरिटी पे रखें। सबसे ज़रूरी चीज़ तो प्रिवेंशन है कि आप अपने बच्चों को बीमारी से प्रिवेंट करें, इस तरह के मेजर्स करें, ट्रीटमेंट की नौबत ही ना आए। लेकिन अगर ट्रीटमेंट की नौबत आ सकती है, आ गई है, तो फिर आप ट्रेंड प्रोफेशनल से मशवरा करें। एंटीबायोटिक का मिसयूज़ बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, और इसकी इम्प्लीकेशंस का अंदाज़ा आज हमें नहीं होगा, लेकिन आज से 10 साल बाद जब बच्चों को माइनर से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार में भी बहुत हैवी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, आजकल उसके थोड़ी थोड़ी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। आज से 10 साल बाद बच्चों पे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार पे भी कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करेगा। तो वालिदैन से ये गुजारिश है कि बच्चों की सेहत को इस तरह ख़राब ना करें। एंटीबायोटिक हमेशा मुस्तनद मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ डाइट के बारे में, कि बच्चों की डाइट पे आप एक्स्ट्रा विजिलेंट रहें, क्योंकि अगर बच्चा 4, 5, 6 साल का हो गया है और उसका वज़न सही नहीं बढ़ रहा बच्चे का, ठीक है, तो हम 4, 5, 6 साल पे हमें उतना ही ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। अगर हम वो 2 साल पे रेक्टिफाई कर लेते तो हम शायद 3 माह में उसको कवर कर लेते, लेकिन अब पहले बच्चे के वज़न को 6 साल वाली लेवल पे लाना पड़ेगा, फिर 6 साल के बाद उनके वज़न को बढ़ाना पड़ेगा। राइट।
अच्छा, ये जो अभी आपने बात की थी कि मुस्तनद डॉक्टर से ही करें, तो क्वैक्स के बारे में भी बता दें। देखिए क्वैक्स जो है ना वो हमारे मुआशरे का नासूर हैं। अभी पिछले कुछ अरसे में इनकी मशरूम ग्रोथ हुई है। देखिए जो क्वैक्स है ना, क्वैक बेसिकली एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि जो कि अनट्रेंड प्रोफेशनल है, अनट्रेंड, जिसको नो हाउ नहीं है। ठीक है, हम जो लोग हैं ना हर चीज़ के बारे में ना बेहतरीन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जी हमारे मतलब अगर कोई कपड़े हैं या कोई ड्रेस है बेहतरीन हो, हमारे बच्चे की एजुकेशन बेहतरीन हो, स्कूल बेहतरीन हो, उसको पढ़ाने वाला बेहतरीन हो, तो हेल्थ के मामले में बेहतरीन क्यों ना हो। एग्जैक्टली। अब वो वाला जो क्वैक है कि जिसको नहीं पता, ना बेबीज़ के वेट का उसको पता है, ना बेबी के हाइट का उसको पता है। मैं चूँकि मेरी फील्ड पीडियाट्रिक्स है तो इसलिए मैं मोस्ट लाइकली पीडियाट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। क्वैक्स तो हर शोबे में है और हर एज ग्रुप के लोगों को वो ट्रीट कर रहे हैं, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। स्टीरॉयड्स का मिस यूज़ क्वैक्स की वजह से, बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड यूज़ करते हैं जो कि गुर्दों को, दिल को, दिमाग को मुतासर करते हैं। क्वैक्स को बच्चों की ना नॉर्मल ग्रोथ का पता है, ना बच्चों को किस तरह की मेडिसिन किस कंडीशन में देनी है इसका पता है, ना कौन सी एंटीबायोटिक किस टाइम पे यूज़ करनी है इसका पता है, प्रिवेंटिव मेजर्स का नहीं पता, इंजेक्टेबल का मिस यूज़ है। हमारी सोसाइटी में इंजेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये क्वैक्स की वजह से हैं। तो क्वैक्स को हम कुछ नहीं कह सकते, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहरहाल कुछ ना कुछ एफर्ट तो कर रही है, लेकिन जो लोग कम्युनिटी में रहते हैं हम उनको एजुकेट कर सकते हैं कि आप अपनी और अपने बच्चों की सेहत को इतनी इम्पोर्टेंस ज़रूर दें कि आप हेल्थ के लिए हमेशा बेहतरीन का इंतखाब करें। अच्छा, किस तरह डिफरेंशिएट करें पेरेंट्स क्वैक्स में और क्वालिफाइड डॉक्टर में? उसको एमबीबीएस डॉक्टर या एफसीपीएस होना चाहिए, या किस तरह पता लगेगा कि ये डॉक्टर क्वैक है या फिर रियल है? देखें, हेल्थ केयर कमीशन जो है ना इसकी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि जो भी बंदा एमबीबीएस डिग्री होल्डर है, डॉक्टर में, डेंटिस्ट में बीडीएस डिग्री होल्डर है, उसको प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। एमबीबीएस और बीडीएस के बगैर किसी बंदे को डॉक्टर के सुपरविजन के बगैर प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि आप डिग्री को सिर्फ देखें नहीं, वेरीफाई करें। आप जाके वेरीफाई करें, पता करें कि ये जिन डॉक्टर साहब का बाहर नाम लिखा हुआ है ये वही है या दूसरा आदमी है। क्योंकि कुछ लोगों ने डॉक्टर्स के बोर्ड लगाए हुए हैं और वो डॉक्टर साहब फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होते, उनके नाम पे कुछ और लोग चेक कर रहे होते हैं। तो इस एक तो ये लाजमी करें कि आप जब भी जाएं तो आप लाजमी ये देखें कि वो बंदा जिसका बाहर बोर्ड लगा हुआ है वो बाहर मौजूद है कि नहीं। आपने एमबीबीएस और एफसीपीएस की बात की, देखें जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है ना वो जनरल प्रैक्टिशनर हो सकता है, वो जनरल सर्जरी के केसेस को माइल्ड को डील कर सकता है, वो जनरल मेडिसिन के, जनरल पीडियाट्रिक्स के केसेस को डील कर सकता है, लेकिन स्पेशलिटी को वो डील नहीं कर सकता। स्पेशलिटी को डील करता है उस फील्ड का स्पेशलिस्ट जो कि उस फील्ड में एफसीपीएस रखता है। और हमारे एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं वो माशाल्लाह इस हवाले से कॉम्पिटेंट हैं कि उनको अपनी फील्ड के ना लिमिट्स का पता है। उनको पता है कि यहाँ तक मेरी लिमिट है, उससे आगे मुझे पेशेंट को स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करना है। तो जो ट्रेंड इंसान होता है ना उसको हमेशा अपनी लिमिट्स का पता होता है कि इन लिमिट तक तो मैं कैरी आउट कर सकता हूँ पेरेंट्स की या उनके केयर गिवर्स की इजाज़त के साथ, उससे आगे मैं फिर आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो अगर आप के बच्चे को आपको लगता है कि कोई क्रिटिकल इशू है ऐसा, तो हमेशा एफसीपीएस पीडियाट्रिक मेडिसिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो सर्टिफाइड हो और जिसको आप खुद आइडेंटिफाई करके सर्टिफाई कर सकें, आप उसके पास लेके जाएँ। ओके, अच्छा, अगर वैसे अगर जनरली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, इमरजेंसी में जाना पड़े, तो फिर एफसीपीएस के पास ही जाना चाहिए या फिर जनरल फिजिशियन के पास भी जा सकते हैं? देखें जो मेडिकल प्रोफेशन है ना, मेडिकल प्रोफेशन में जो हेल्थ है, हेल्थ जो है ना वो एक्सेसिबिलिटी पे बेस करती है कि जिस चीज़ पे आपकी अर्ली एक्सेस है और आपको वो अवेलेबल भी है, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ये फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास खुदा ना खास्ता कोई आपको एमरजेंसी हो गई है, खुदा ना खास्ता बच्चों की जो एमरजेंसीज़ की मैं बात करता हूँ, बच्चों में फिट्स एक बहुत बड़ी एमरजेंसी होते हैं। बच्चों को फीवर से विदाउट फीवर फिट स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर हो गया है, बच्चे बेहोश हो गए हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग हो गई है और बच्चे निढाल हो गए हैं, तो बेस्ट प्लेस पेरेंट्स कैन विजिट इज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एमरजेंसी। ओके, बेस्ट चीज़ जो है जहाँ पे एमरजेंसी की सूरत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एमरजेंसी फुल्ली इक्विप्ड होती है और एमरजेंसी की सूरत में बेस्ट प्लेस वही होती है। आप वो आपको एक्सेसिबल भी है और वहाँ पे डॉक्टर्स की अर्ली अवेलेबिलिटी भी है। अगर तो आप अगर कोई जूनियर डॉक्टर बैठे हो तो फिर कोई खतरा तो नहीं होता कि कोई इंजेक्शन वगैरह लगा देंगे, कुछ और हो जाएगा? जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वो अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर्स काम कर रहे होते हैं। अगर सीनियर्स जो है वो वहाँ पे फिजिकली अवेलेबल ना भी हों तो वो ऑन कॉल अवेलेबल होते हैं।
जो फिजिशियन है, मतलब जो जूनियर डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल है, वो अपने सीनियर के साथ ऑन कॉल होता है। कोई भी क्रिटिकल पेशेंट आ जाता है, कुछ भी इस तरह का पेशेंट आ जाता है, एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का एडवांटेज ये है कि उनके पास इक्विपमेंट प्रॉपर होता है, एमरजेंसी से डील करने की उनके पास प्रॉपर चीज़ें होती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ में लैक करती हैं, कुछ में अवेलेबल होती हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में यूजुअली लैकिंग होती है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, अगर जूनियर डॉक्टर भी है वहाँ पे तो वो अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर्स काम कर रहा होता है, तो इस हवाले से इशू नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो हमारी पब्लिक अक्सर फेस भी करती है, वो करती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रश बहुत ज़्यादा होता है, तो रश से हमारे जो लोग ना काफ़ी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो उसमें मेरा मशवरा ये होता है कि आप एमरजेंसी की हद तक तो एमरजेंसी में रहें। जब आपको लगे कि आपका बच्चा एमरजेंसी की कंडीशन से निकल आया, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको फिट्स स्टार्ट हो गया, अब वो फिट्स उसको फीवर की वजह से हुए हैं, अब आप एटलीस्ट फिट्स की हद तक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ ना, वो आपको इनिशियल मैनेजमेंट देंगे, इनिशियल ट्रीटमेंट देंगे, बच्चे के फिट्स सेटल हो जाएँ। अगर आप सेटिस्फाइड रहें, आप वहाँ पे कंटिन्यू करें। अब वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है और अब आपको एमरजेंसी भी नहीं है, तो अब कोई भी ट्रेंड जो आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, जो भी नज़दीक अवेलेबल है, आप उसके पास बच्चे को ले जाके प्रॉपर इवैल्यूएट करवा लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।